Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shiv, Anshuka, Abhishek, Rahul, Vaishali, Vikas, Pavan, Munna, Rahul, Gauri, Kishan, Pavan, Divya, Preeti, Deepti, Nidhi, Sonam, पूजा, मोहित, उपेंद्र, अभिषेक, हरिओम। चलिए साहब, क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। ठीक है जी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कथन और निष्कर्ष। बेटा ये जो सिलॉक्स चैप्टर हमने पढ़ा था ना, ये चैप्टर उससे डिफरेंट है। सिलॉक्स चैप्टर से ये चैप्टर डिफरेंट है। सिलॉक्स चैप्टर में तो हम लोग जो काल्पनिक कथन होते थे उसके आधार पे निष्कर्ष निकालते थे, लेकिन यहाँ पे जो कथन होगा वो काल्पनिक नहीं होगा, यहाँ पे कथन होगा वास्तविक। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक कथन होगा और उस वास्तविक कथन के आधार पे हमें बताना है कि हमारा निष्कर्ष सही है कि नहीं सही है, और हमारा वही कंक्लूजन सही होगा। बेटा ये अजम्पशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे वही कंक्लूजन सही होगा जो 100% ट्रू हो, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से निकला हो, मतलब जो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता हो, स्टेटमेंट पे डिपेंड करता हो। ऐसा नहीं कि हिडन फॉर्म का कंक्लूजन हम सही मानेंगे, जो एग्जैक्टली साउंड आगे पीछे है। क्या साउंड? हाँ, साउंड आगे पीछे है तो थोड़ा सा ना मैं क्लास को रोकूंगा और साउंड को आपकी सही कर। हाँ जी, तो अब आप लोगों की साउंड एकदम परफेक्ट होगी, अब वॉइस मिसमैच नहीं होगी, अब एकदम परफेक्ट है। ठीक है जी। जी, तो कंक्लूजन वही सही होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा। हमें अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है इस टॉपिक के अंदर। अजम्पशन में तो हम एज्यूम करते थे स्टेटमेंट के फेवर में होते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर वही कंक्लूजन हमें 100% ट्रू करना होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो, है ना। सर एक जैसे चैप्टर लग रहे हैं ये? मेरे भाई ये सारे चैप्टर डिफरेंट है। स्टेटमेंट अजम्पशन में अजम्पशंस होते हैं जो स्टेटमेंट के फेवर में होते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन में होता है कि हमें कौन सा सोल्यूशन हमारा सही है ना। कोर्स ऑफ एक्शन में प्रॉब्लम और सोल्यूशन दी जाती हैं। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट में कारण और परिणाम होते हैं। दो कथन होते हैं, हमें पहचानना है कौन सा कारण है कौन सा परिणाम है। अच्छा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट आर्गुमेंट में कथन और तर्क होते हैं कि कौन सा कथन है कौन सा तर्क है, ये हमें पहचानना है और हमें बताना है कथन और तर्क में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट अलग है, स्टेटमेंट अजम्पशन अलग है। स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कथन और तर्क होता है, हमें पहचानना है। जो स्टेटमेंट होता है बेसिकली वो एक एडवाइस होती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। एक भाई साहब कह रहे हैं एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? ओ भाई साहब, मतलब तुम क्वेश्चन को देख के पहचान नहीं पाओगे। स्टेटमेंट एजम्पशन में लिखा होता है स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में लिखा होगा स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन में लिखा होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन में लिखा होगा स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो बेटा यहाँ पे लिखा रहता है, अगर अजम्पशन लिखा है तो वो स्टेटमेंट अजम्पशन है, यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा है तो वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है तो वो स्टेटमेंट कंक्लूजन है। और कॉज एंड इफेक्ट में क्या होगा? कॉज एंड इफेक्ट में दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट होंगे और ऑप्शंस में जो होगा वो लिखा होगा कॉज और इफेक्ट। इसमें क्या दिक्कत है पहचानने में? मतलब आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। ऐसा डाउट जिसकी उम्मीद हमने कभी नहीं करी थी कि ऐसा भी कोई बच्चा क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, अब बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है? बेटा वो निष्कर्ष सही होगा जो डायरेक्टली स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, आगे पीछे नहीं होगा, जो डायरेक्टली स्टेटमेंट को बिलोंग करता होगा। ठीक है जी।
अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। मुंबई और जाफरा के बीच की दूरी कितनी है? 900 किलोमीटर, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। ठीक है जी। यह साल में 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई ये बता रहे हैं कि जब समुद्र के द्वारा दूरी हमारी घट जाएगी तो इतने सारे ईंधन की ना बचत हो जाएगी, इतने करोड़ रुपए के ईंधन की बचत होगी। पहला कंक्लूजन है, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर देन बाय द रोड। कहीं भी स्टेटमेंट में ये दर्शाया गया है कि जो समुद्र के द्वारा यात्रा करना है वो सस्ता होता है रोड के द्वारा यात्रा करने से। कहीं भी क्वेश्चन में ये दर्शाया गया है कि अगर आप समुद्र के द्वारा यात्रा करोगे तो आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे बजाय रोड के। क्यों? क्योंकि कथन में ये दर्शाया गया है कि समुद्र के द्वारा दूरी कम होती है। भाई साहब, समुद्र के द्वारा दूरी कम होती है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन में ये नहीं दिखा कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा। दूरी कम होने से जरूरी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो। दिल्ली से मुंबई बेटा बहुत दूर है ट्रेन के द्वारा, लेकिन अगर हम बाई एयर जाते हैं दिल्ली टू मुंबई तो रास्ता छोटी हो जाती है। अब आप बताओ, ट्रेन की टिकट सस्ती है या प्लेन की टिकट सस्ती है? सर ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन की टिकट सस्ती है। क्यों? दूरी तो बहुत ज्यादा है, ट्रेन से टिकट सस्ती कैसे हो गई? भाई प्लेन से अगर हम जाएं तो प्लेन से जो दूरी है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन उसके बाद भी प्लेन की टिकट महंगी है। तो जरूरी नहीं है कि अगर डिस्टेंस कम हो रही है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो रहा है, वो डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर। इसीलिए दूरी कम होने से टिकट सस्ती हो जाएंगी, पैसा कम खर्च होगा आने आने में, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है। दूसरा है, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड। भैया देखो, इसमें साफ 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 कथन पे जोर डाला गया है कि भैया अगर हम समुद्र के द्वारा यात्रा तय करेंगे तो हम इतने करोड़ रुपए का ईंधन बचा लेंगे। इतने करोड़ रुपए का ईंधन बचा लेंगे, इसका मतलब ईंधन की प्रायोरिटी दी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ईंधन को प्रायोरिटी दी जा रही है, ईंधन को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसीलिए ऑप्शन जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा सही होगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट, जीडी में 15 क्वेश्चंस बन गया हो जाएगा। अच्छा 15 क्वेश्चन बन गया, कितने में से 15 बना दिए तुमने? 15 में से 15 या 30 में से 15 है? क्या हो रहा है आज की क्लास में? आज की क्लास में हम पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ, ये सब पढ़ा रहे हैं आज की क्लास में, लेकिन बस रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, है ना। सर आज शामली आश्रम से क्लास ले रहा हूं, सभी आश्रम वासी आपकी तारीफ कर रहे हैं। शामली जो बागपत बड़ौद के आगे है, हैं? उर्दू नहीं पढ़ा रहे हमें उर्दू नहीं आती। हमें इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आता है, बस रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे, बाकी सब पढ़ा रहे हैं। चलिए साहब, तो क्वेश्चन क्या है? अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। ये कह रहे हैं गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट। आप लोग जानते हैं कि जो मधुर आवाज होती है, अच्छी आवाज होती है, वो एक नेचुरल गिफ्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से ही उनकी जो आवाज है वो बहुत मधुर होती है, मतलब वो, है ना, वो वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए ट्रेन में क्लास ले रहा हूँ, जय माता दी, हमारी तरफ से माता रानी को हाथ जोड़ लेना, सर झुका लेना और हमारी तरफ से बोलना कि गुरु जी से कोई गलती हो गई हो तो माता रानी उनको क्षमा करना। हम भी अभी होके आए थे वैष्णो देवी कुछ दिन पहले। हाँ जी, चलिए जय माता दी। तो क्या था कि देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बचपन से ना आवाज बहुत स्वीट होती है, बहुत अच्छी होती है। आपको पता है कि आपके कई दोस्त, कई रिश्तेदार, कई भाई बहन, मतलब कोई ना कोई आपके आसपास जरूर ऐसा होगा जिसने कभी संगीत सीखा नहीं होगा, लेकिन वो गाना बहुत अच्छा गाता होगा या गाती होगी, है ना। तो वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है जी, बस वही चीज बता रहे हैं। तो पहला कंक्लूजन है, नेचुरल गिफ्ट नीड नर्सिंग एंड केयर। ये कह रहे हैं प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है
है। पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? हाँ सर, बिल्कुल, प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। भाई नेचुरल जो गिफ्ट्स होते हैं वही तो कह रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि जो नेचुरल गिफ्ट्स है ना, लेकिन अगर किसी को कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एक्सेल वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, अगर किसी को म्यूजिक के फील्ड में जाना है तो उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर उसको म्यूजिक के फील्ड में जाना है तो उसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, नेचुरल गिफ्ट्स जो होते हैं उनको भी नर्सिंग और केयर की जरूरत होती है। लेकिन जिनकी अच्छी आवाज नहीं है वो भी प्रैक्टिस करते रहे। देखो, अच्छी आवाज नहीं है उससे रिलेटेड तो हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। जिसकी अच्छी आवाज नहीं है उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग फास्टर देन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। मतलब भैया डिमांड बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन से, डिमांड बढ़ती जा रही है प्रोडक्शन से। डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ना, फास्टर देन प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि डिमांड बहुत है और प्रोडक्शन हमारे पास उतना नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। डिमांड बहुत है लेकिन प्रोडक्शन हमारे पास उतना नहीं है। ठीक है जी। तो पहला कंक्लूजन है क्रूड ऑयल मस्ट बी इम्पोर्टेड, कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा दो। जब इतनी डिमांड है तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो फटाफट से। दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड शुड बी रिड्यूस, ये कह रहे हैं कि डिमांड को कम कर दो। जब डिमांड इतनी ज्यादा है तो आप डिमांड को कम कर दो। डिमांड को क्या कर दो? डिमांड को कम कर दो। तो अब आप लोग मुझे बताओ कौन सा कंक्लूजन सही है। अगर इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो क्या करना होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है तो मुझे डिमांड कम करनी पड़ेगी या फिर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। भाई ये इक्वेशन बैलेंस कब होगी? ये इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब इन दोनों में से कोई एक काम करोगे। या तो डिमांड को कम करो या प्रोडक्शन बढ़ा दो। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर तुमने दोनों काम एक साथ कर दिए तो बेटा तुम्हारी नैया डूब जाएगी। तुमने डिमांड भी कम कर दी और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया तो बेटा तुम्हारी नैया डूबना तय है। तो इकोनॉमिक्स में ये दोनों काम नहीं होते हैं, इन दोनों में से कोई एक ही होता है। या तो डिमांड को ही कम किया जाएगा या फिर प्रोडक्शन ही बढ़ाया जाएगा। तो यहां पर जो कंक्लूजन है ना वो ईदर और की फॉर्म में आ गए। भाई या तो हमें डिमांड को ही कम करना पड़ेगा या फिर हमें प्रोडक्शन ही बढ़ाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। ईदर और ऑप्शन का मतलब होता है दोनों में से कोई एक काम होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। दोनों काम एक साथ होने की कोई संभावना नहीं है। दोनों में से कोई एक ही काम होगा एक बार में, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, है ना। हाँ जी, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। ऑल द ऑर्गेनाइज्ड पर्सन find time for rest. Sunita, in spite of her very busy schedule, finds time for rest. ये कह रहे हैं कि जितने भी संगठित व्यक्ति हैं, है ना, एक भाई साहब कह रहे हैं कि पर हम डिमांड कैसे कम करें? डिमांड कम करने के कई तरीके हैं। प्राइस बढ़ा दो, डिमांड कम हो जाएगी। कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है, उसको 500 रुपए में बेचने लग जाओ तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगी। हाँ जी, जितने भी ऑर्गेनाइज पर्सन है ना सभी अपने लिए समय निकाल लेते हैं रेस्ट के लिए। और सुनीता का बहुत बिजी स्केड्यूल है लेकिन फिर भी वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल ही देती है। तो पहला कंक्लूजन है सुनीता इज एन ऑर्गेनाइज पर्सन। सही बात है, सुनीता का बिजी स्केड्यूल है, उसके बाद भी वो अपने लिए रेस्ट का टाइम निकाल रही है, इसलिए मतलब सुनीता क्या है? ऑर्गेनाइज पर्सन है ना। हाँ जी। दूसरा है सुनीता इज एन इंडस्ट्रियल पर्सन। देखो सुनीता जब इतनी बिजी शेड्यूल है सुनीता का तो ऑब्वियस सी बात है वो एक मेहनती इंसान भी है। ऑब्वियस सी बात है वो एक मेहनती इंसान भी है। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
This book Z is the only book which focus its attention to the problem of poverty in India between 1950 and 1960. ये कह रहे हैं 1950 से 1980 के बीच में एकमात्र ऐसी बुक थी, 1950 से 1980 के बीच में एकमात्र ऐसी बुक थी जेड जो भारत की गरीबी को दर्शाती थी 1950 और 1980 के बीच में। तो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी बिफोर 1950। ये कह रहे हैं कि 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। ऐसे कैसे कह सकते हो 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल ही नहीं था। नो अदर बुक डील्स विद पॉवर्टी इन इंडिया फ्रॉम 1950 टू 1980। ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और दूसरी बुक नहीं होगी जो भारत की गरीबी को दर्शाती हो। चलिए साहब नेक्स्ट। भाई उन्होंने बोला ना दिस इज द ओनली बुक, तो ओनली बुक का मतलब है इसके अलावा कोई और बुक नहीं थी। हाँ जी, सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। तो कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन, आपको पता है ना कांस्टेंट ड्रिपिंग वियर्स द स्टोन, रोज के टपकने से पत्थर भी चटक जाता है ना। हाँ जी, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान, ये कहावत सुनी है। रस्सी आवत जाते सिल पे पड़ते निशान, कुएं में जो वो रस्सी खींचते ना बाल्टी से, उसके सिल पर भी निशान पड़ जाता है। तो ये कहते हैं कि डेली अगर हम हैबिचुअल हैं किसी भी चीज को लेकर, अगर डेली एक काम कर रहे हैं तो बेटा फर्क उसी का आता है। हैबिचुअल होने चाहिए, हम ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कई लीटर पानी, कई किलो लीटर, 1000 लीटर पानी पत्थर पे गिरा दे तो पत्थर टूटेगा नहीं, लेकिन अगर डेली 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 एक एक बूंद टपकेगी पत्थर पे तो पत्थर भी चटक जाएगा। सिंगल माइंडेड डिवोशन इज नेसेसरी फॉर अचीविंग सक्सेस, सही बात है। हम सिंगल माइंडेड डिवोशन होने चाहिए, हम इधर उधर नहीं भटकने चाहिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। यू आर अमेजिंग, मैं बीओडी से पढ़ता हूँ, थैंक यू सर। आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आता है, थैंक यू वेरी मच सर। दूसरा कैसे हुआ बेटा, दूसरा भी सेइंग। देखो जो सेइंग्स हैं, जो प्रोवर्ब्स हैं जितने भी प्रोवर्ब्स हैं ना, प्रोवर्ब्स 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 यानी कि सेइंग्स यानी कि कहावतें, वो हमेशा ट्रू रहती हैं। ये प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं, सेइंग्स हैं, तो ये हमेशा सच होंगी ना। हाँ जी, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए। तो द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम शेयर्ड बाई द टॉप 10% ऑफ हाउस होल्ड इंडिया इज 35। ये कह रहे हैं कि जो नेशनल इनकम का 25% है ना, नेशनल इनकम का 25%, जो नेशनल इनकम का 25% है, वो 25% बेटा 25% सिर्फ 10% लोग ही शेयर कर देते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इस 25% को भरते हैं, है ना। मतलब भारत के जो टॉप अमीर लोग हैं, उनके जो 10% अमीर लोग हैं ना टॉप, वो पूरा नेशनल इनकम का 25% बनाते हैं वैल्यू। तो जब कोई व्हेन एन इकोनॉमी ग्रो फास्ट, अबे इकोनॉमिक बढ़े घटे इससे रिलेटेड तो स्टेटमेंट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा है ना। इकोनॉमिक बढ़े घटे इससे रिलेटेड तो कुछ बोला नहीं जा रहा। द नेशनल इनकम इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, ये बिल्कुल सही बात है। जो नेशनल इनकम है वो असमान रूप से वितरित है। ये हम देख ही सकते हैं कि 10% परिवार ही 25% नेशनल इनकम बना रहे हैं। तो नेशनल इनकम अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। 25% या 35% या 45% जो भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। फर्क पड़ता है बस भावनाओं से। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
भैया प्रधानमंत्री बहुत जोर दे के कह रहे हैं कि जो उनकी सरकार है ना, वो गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी, हर संभव प्रयास। अच्छा जी, पहला कंक्लूजन है एक्सेप्ट गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला। भैया अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है, ऐसा कम बोला जा रहा है कि अन्य सभी को विकास के फलों का लाभ मिला है ना। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। अतीत में कौन सा गंभीर प्रयास हुआ नहीं हुआ, इसको भी तो नहीं समझाया जा रहा। हमें तो बस प्रेजेंट में जो दिक्कतें हैं उसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अतीत में कोई प्रयास नहीं हुए, हो सकता है अतीत में ही प्रयास हुए हो। चलिए नेक्स्ट। राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लस से निपटने के लिए कुछ खास कदम उठाए। बेटा दूध की बाढ़ आ गई, दूध की बाढ़ आ गई है किसी राज्य में, दूध की बाढ़ आ गई है, दूध की बाढ़ आ गई किसी राज्य में, बहुत ही दूध पड़ा है, भयंकर तरीके से दूध किसी राज्य में। तो पहला कंक्लूजन है राज्य दूध उत्पादन उसकी आवश्यकता से बहुत अधिक है। सही बात है बेटा, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी नहीं है, समझ रहे हो। इसीलिए तो दूध की बाढ़ आएगी, जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, डिमांड उतनी ना हो। दूसरा है राज्य में सरकारी और सहकारी डेयरियां जो हैं इस तरह के अतिरिक्त दूध को संभालने के संसाधनों और प्रौद्योगिकी के मामले को सुसज्जित नहीं है। देखो राज्य की कैबिनेट ने राज्य में मिल्क ग्लस से निपटने के लिए कुछ खास कदम उठाए क्योंकि सहकारी समितियां और सरकारी डेयरियां उपलब्ध दूध का उपयोग करने में विफल नहीं। वो बता रहे हैं आपको कि जो सरकारी और सहकारी डेयरियां हैं वो उपलब्ध दूध का उपयोग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है कि जो सरकारी और सहकारी डेयरियां हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वो वेल इक्विप्ड नहीं है, यही तो मतलब है इसका। अगर वो संभाल नहीं पा रहे इसका मतलब वो वेल इक्विप्ड नहीं है। तो बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव डेयरीज, ठीक है, आर नॉट इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल सच एक्सेस मिल्क। चलिए नेक्स्ट। द मैनेजर ह्यूमिलेटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। भैया मैनेजर ने सचिन को बहुत डांटा, मैनेजर ने सचिन को बहुत डांटा है, तुम काम नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो पहला कंक्लूजन है द मैनेजर डिडंट लाइक सचिन। अच्छा ये मैनेजर अगर किसी अपने एम्प्लॉय को डांट रहा है तो क्या इसलिए डांट रहा है कि वो उसको पसंद नहीं करता है? डांटेगा तो उसकी गलती पे डांटेगा ना, ऐसा थोड़ी कि उसको पसंद नहीं करता। सचिन वाज नॉट पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। अच्छा वो पॉपुलर नहीं है इसलिए मैनेजर उसको सबके सामने डांट देगा। अबे वो पॉपुलर है कि नहीं है ना, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन हो। मैनेजर ने डांटा क्योंकि उसने गलती करी, उसको उसकी सजा मिली इसलिए मैनेजर ने डांटा। नेक्स्ट। The government of country X has recently announced several concession and offered attractive package to for foreign visitors। ये कह रहे हैं देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। मतलब देश की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस सेवरल कंसेशन एंड ऑफर अट्रैक्टिव पैकेज। मतलब फॉरेन विजिटर्स के लिए जो सरकार है वो एक्स्ट्रा कर रही है, उनको पैकेज दे रही है, उनको कंसेशन दे रही है। तो पहला कंक्लूजन है नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर विल विजिट द कंट्री। देखो कहीं पर भी अगर ऑफर होता है, कहीं पर ऑफर दिया जाता है तो डेफिनेटली मोर नंबर ऑफ मतलब लोगों की संख्या तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। जब ऑफर मिलेगा तो तुम्हें ऑफर मिलेगा तो मोर नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर्स आएंगे कंट्री में विजिट करने। दूसरा है द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिव टूरिस्ट। भैया गवर्नमेंट सीरियस है तभी तो वो ऑफर दे रही है, वरना ऑफर क्यों देती। गवर्नमेंट सीरियस ना होती तो वो ऑफर क्यों देती, गवर्नमेंट सीरियस है तभी तो ऑफर दे रही है। हाँ नेक्स्ट। Only good singers are invited in the conference. No one without a sweet voice is a
गुड सिंगर। इस क्वेश्चन को रीड करो कि सम्मेलन में जितने भी अच्छे सिंगर हैं सिर्फ वही, कॉन्फ्रेंस में, है ना, कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वही लोग आए हैं जो गुड सिंगर हैं, और जितने भी गुड सिंगर हैं उन सबकी अच्छी आवाज है, मधुर आवाज है, स्वीट वॉइस है, क्योंकि जिसकी आवाज अच्छी नहीं है वो गुड सिंगर नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अच्छे सिंगरों को बुलाया गया। ठीक है, पहला कंक्लूजन है ऑल इनवाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। भाई सीधी सी बात है, जितने भी सम्मेलन में सिंगर आए हैं वो सारे के सारे गुड सिंगर हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छे सिंगर को इनवाइट किया गया, और जितने भी गुड सिंगर हैं उनकी जो वॉइस है वो भी स्वीट है। तो यानी कि जितने भी लोग पहुंचे हैं सम्मेलन में सबकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है, मधुर आवाज है। दो सिंगर हु डोंट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस। सही बात है, जिनकी आवाज अच्छी नहीं है वो अच्छे सिंगर नहीं है, और जो अच्छे सिंगर नहीं है वो कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड नहीं है, वो कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, भंडारे में आ जाएं। शुक्रिया भाई। फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट will have the option students will have the option of dropping mathematics and science for their school leaving certificate examination। देखो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से क्या होगा, अगले अगले एकेडमिक सेशन से लोगों के पास साइंस और मैथ छोड़ने का विकल्प मिल जाएगा। अभी क्या होता था कि वो साइंस और मैथ उनके लिए कंपलसरी था, लेकिन अब उनको नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से साइंस और मैथ को ऑप्शनल बना दिया जाएगा, आप साइंस और मैथ को भी छोड़ सकते हो। तो स्टूडेंट हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। सही बात है बेटा, अब जो साइंस और मैथ्स में वीक होंगे उनका भी एडमिशन होगा, क्योंकि साइंस और मैथ को छोड़ने का विकल्प हमें मिल रहा है अगली साल से। तो जो साइंस और मैथ में वीक बच्चे हैं अब उनका भी एडमिशन हो पाएगा। अर्लियर स्टूडेंट डिडंट हैव द चॉइस। सही बात है, जो पुराने बच्चे हैं उनके पास ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि वो मैथ्स और उसको विकल्प बना दे, लेकिन इस बार है, तो इसीलिए बोथ फॉलो, बोथ फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का एक हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो लोग दिन में आधे घंटे शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है ना। स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। सही बात है भैया, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक व्यायाम का मध्यम स्तर आवश्यक है। डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से ये क्या कह रहे हैं, निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होंगे जो डेस्क, तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा जो डेस्क बाउंड जॉब कर रहे हैं वो निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होंगे। हैं क्यों भाई, हो सकता है वो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे। यह दुनिया ना अच्छी है और ना बुरी है, प्रत्येक आदमी अपनी एक दुनिया बनाता है। सही बात है भैया, दुनिया ना अच्छी है ना बुरी, हर आदमी की अलग दुनिया है। किसी आदमी के लिए दुनिया बहुत खूबसूरत है जो किसी के ख्वाबों में खोया हुआ है और वो उसके साथ है। किसी इंसान के लिए दुनिया बहुत बेकार है जिसको हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं।
पहला कंक्लूजन है सम पीपल फाइंड दिस वर्ल्ड क्वाइट गुड, कुछ लोग इस दुनिया को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है। सही बात है, कुछ को अच्छी लगती है, कुछ को बुरी लगती है। 5 महीने में आप अपना पैसा दोगुना करें, हैं? डबल योर मनी इन 5 मंथ्स। 5 महीने में आप अपना पैसा दोगुना करें। द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। सोच समझ के बताना। पीपल वॉन्ट देयर मनी टू ग्रो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोच समझ के आंसर देना। हाँ जी, पीपल वॉन्ट देयर मनी टू ग्रो। सेकंड कंक्लूजन के बारे में क्या ख्याल है? भैया लोग अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, तभी तो ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे हैं। तभी तो ऐसे ऑफर आ रहे हैं। लोग अपना पैसा दोगुना करना चाहते हैं, तभी तो ऐसे ऑफर आ रहे हैं कि 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, क्योंकि लोग अपना चाहते हैं पैसा बढ़ाना। अच्छा, द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन। आश्वासन वास्तविक नहीं है। आश्वासन वास्तविक नहीं है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन? मान लो ये जो एडवर्टीजमेंट है, डबल योर मनी इन 5 मंथ्स, ये एश्योरेंस अगर मान लो एसबीआई बैंक में कोई स्कीम निकल गई, पीएनबी बैंक में कोई स्कीम निकल गई, तो अगर सरकारी बैंक में कोई स्कीम है जिसमें डबल योर मनी इन 5 मंथ्स, तो ऑब्वियस सी बात है वो एश्योरेंस क्या होगा? वो एश्योरेंस जेन्युइन होगा। और अगर मान लो ये कोई वैसे ही प्राइवेट कंपनी के द्वारा है, तो हो सकता है वो एश्योरेंस जेन्युइन ना हो। तो भैया आप ये 100% नहीं कह सकते कि एश्योरेंस जेन्युइन नहीं है। हो सकता है एश्योरेंस जेन्युइन हो। भाई सरकारी बैंक ने ये वो निकाला हो कोई सर्कुलम, जिसमें 15 दिनों में, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करे, है? तो वो डिपेंड करता है कि ये एडवर्टीजमेंट किस कंपनी ने दिया है, उस पर डिपेंड करता है कि एश्योरेंस जेन्युइन है कि नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि एडवर्टीजमेंट किस कंपनी का है। सम्मेलन में केवल अच्छे गायक ही आमंत्रित हैं, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। ऑल इनवाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस। ऑब्वियस सी बात है, जिन गायकों की मधुर आवाज नहीं होती उन्हें सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाता। सही बात है, क्योंकि वहां पे तो अच्छी आवाज। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कंपनी एक्स में गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के विनिर्माण कैमरों का रिकॉर्ड है, ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट को खराब ना करें। ओ भाई साहब, एप्पल के फोन में कह रहे हैं, है ना, कंपनी एक्स हैज ए रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमरा ऑफ क्वालिटी। ये तो भैया ओप्पो वीवो की बात हो सकती है। तो ओप्पो वीवो ही फोन होंगे, है ना? ओप्पो वीवो फोन होंगे जिसकी कैमरे की क्वालिटी बहुत खतरनाक है ना? हाँ जी, जो काले को भी भूरा बना देती है। सो दैट यू डोंट स्पॉइल इवन अ सिंगल शॉट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशन। चाहे मौसम कैसा भी खराब हो, लेकिन बेटा तुम्हें हीरो ही दिखाएगा ये कैमरा। चलिए, तो पहला कंक्लूजन है नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स। बेटा कोई और कंपनी नहीं है कंपनी एक्स के अलावा। यहाँ पे क्या ये लिखा हुआ है? ओनली कंपनी एक्स। ओनली वर्ड तो यूज हो नहीं रहा, तो ओनली जब वर्ड यूज नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है। एनीवन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विद कैमरा एक्स। ये कह रहा है कोई भी कैमरा एक्स से शॉट ले सकता है, तो यही तो समझा रहे हैं कि कैमरा एक्स से कोई भी शॉट ले सकता है किसी भी कंडीशन में। कैमरा एक्स से कोई भी शॉट ले सकता है किसी भी कंडीशन में। चलिए, हाल के रुझानों से यह भी संकेत मिलता है कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। भाई साहब, चाइल्ड लेबर देखो, चाइल्ड लेवल तो बढ़ ही रहा है। आप जानते ही हैं कि चाइल्ड लेवल किस हद से बढ़ा बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है। तो पहला कंक्लूजन है माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक्ड। भैया बड़े शहरों में जो माइग्रेशन है वो चेक होना चाहिए। दूसरा है गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रोली स्टडीड। अब बताओ, इन दोनों कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन है आपको सही लगता है? सोच समझ के आंसर देना। हाँ जी,
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, माइग्रेशन टू बिग सिटी शुड बी चेक। अच्छा ये बताओ, माइग्रेशन चेक करने से क्या हो जाएगा? है, माइग्रेशन चेक करने से क्या हो जाएगा? एक शहर से दूसरे शहर में बच्चे जा रहे हैं, तो बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं, तो इससे आप चाइल्ड लेवल को कैसे रोकोगे? चाइल्ड लेबर को कैसे रोके? वो तो अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली उनकी माइग्रेट हो रही है, तो माइग्रेशन से थोड़ी चाइल्ड लेबर को रोक सकते हैं, वो तो फैमिली उनकी माइग्रेट हो रही है। दूसरा है, गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। अच्छा, गरीब बच्चों की दुर्दशा का अध्ययन कर लोगे, तो अध्ययन करने से चाइल्ड लेबर कैसे? अध्ययन ही तो कर रहे हो, स्टडी, तो स्टडी कर लो, कोई उनको पैसा थोड़ी दे रहे हो, कोई उनके माता पिता को कोई काम थोड़ी दे रहे हो तुम, या तो उनके माता पिता को काम दो या उनको पैसा दो ताकि वो बच्चे नौकरी ना करें। तो उन पे अध्ययन करने से क्या होगा? वो तो नौकरी करेंगे, तुम अध्ययन ही करते रह जाओगे बस, है ना, तुम अध्ययन ही करते रह जाओगे, तो अध्ययन करने से भी कुछ नहीं होगा। चलिए, कोई भी देश इन दिनों बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है। नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंड दीस डे। बताओ, कोई कंट्री है जो एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंड है? सर कोई कंट्री है ही नहीं, कोई देश हो ही नहीं सकता सेल्फ डिपेंड। कैसे हो सकता है कोई देश सेल्फ डिपेंड? है भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना हर देश को, है ना। किसी देश में पानी है तो किसी देश में तेल है, क्यों भाई? है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता उसी में पानी निकले उसी देश में तेल निकले, है ना। किसी में गेहूं है तो किसी में चावल है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो बहुत जरूरी है, बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोई भी देश नहीं चल सकता, है ना। हर चीज, चाइना भी बेटा बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लेकिन चाइना के अंदर भी काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। मान लो चाइना से एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए, चाइना एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, और तो वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया भर में चाइना बेच रहा है जिससे वो पैसे कमा रहा है, तो वो कैसे बिजनेस करेगा? अगर लोग तो चाइना भी सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई भी देश नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट इन अ कंट्री नीड्स, ये असंभव है। कंट्री मैन इज जनरल हैव बिकम लेजी। अच्छा जी, कंट्री में लेजी हो रहे हैं, वाह भाई वाह, लेजी होने से थोड़ी कोई लेना देना है। और इसी के साथ इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो चुकी है। अब आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड बस 2 ही लेक्चर बचे हुए हैं, ओनली 2 लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, वो सॉरी, असर्शन एंड रीजन। कल हम पढ़ेंगे असर्शन एंड रीजन, कथन और अभिकथन। फिर उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग और डेटा सफिशिएंसी, यानी कि 2 लेक्चर, ओनली 2 लेक्चर्स आर रिमेनिंग। ठीक है जी, हाँ जी। तो इसीलिए आज की सेवा बस यहीं समाप्त कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बस हल्का हल्का रहते हैं। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल।